नीट का पेपर कैंसिल हुआ है, इसको लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर, स्टूडेंट्स में काफ़ी नाराज़गी है। बिल्कुल नाराज़गी रहनी भी चाहिए, और ये स्टूडेंट्स से मैं बार बार आह्वान करता हूँ, यही वो स्टूडेंट्स हैं जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं। जब वोट देने का टाइम आता है तो धर्म के नाम पे जाके वोट देने पहुंच जाते हैं, तब उन्हें याद नहीं आता हमारा पेपर कैंसिल हुआ था, हमें नौकरी मांगने पे हमें लाठियाँ पड़ी थी, तब ये एक बार भी ध्यान नहीं करते, तब इन्हें हिंदू मुस्लिम याद आ जाता है। तो फिर भाई जब ऐसी सरकार चुनोगे तो यही प्रतिफल मिलेगा। इतने सालों से बच्चे मेहनत करते हैं नीट के एग्जाम के लिए, और अब नीट का एग्जाम पता चलता है 70-70 लाख रुपए में उसका पेपर बिक रहा है, और पेपर बिकने के बाद जिन्होंने 70 लाख में वो पेपर खरीदा वो तो गए, उनके 70 लाख भी गए, और ऊपर से नीट का पेपर भी कैंसिल हो गया। अब फिर से नई कवायद शुरू हो गई, फिर 6 महीने बाद दोबारा नीट का पेपर होगा, कब होगा कब नहीं होगा कोई नहीं जानता, कब उसके बाद शुरुआत होगी क्या पता किसको। और उसके बाद हर सिर्फ एक नीट की छोड़िए, अब तमाम देखिए ना कितने पेपर लगातार कैंसिल होते हैं। राजस्थान का भी पेपर होना था, राजस्थान लोक सेवा आयोग का, वो भी कैंसिल हो गया, वो भी लीक हो गया। तमाम तरीके के पेपर लीक कराने का इनका सीधा मकसद ये है कि जो नौकरी हमें 2026 में देनी है वो नौकरी पेपर लीक करा दो किसी ना किसी तरह से, तो उसके बाद फिर से नया प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, वो नौकरी 27 में पहुंच जाएगी, 27 में फिर दोबारा पेपर लीक करा दो 28 में पहुंच जाएगी। यानी 2 या 3 साल तो बच्चों के वैसे ही खा जाओ, ताकि उन्हें तनख्वाह ना देनी पड़े, उन्हें नौकरी ना देनी पड़े, उन्हें रोजगार ना देने पड़े। और अभी पीछे यूपी में आपने देखा था, बिहार में भी लाठीचार्ज हुआ ज़बरदस्त, बिहार में 10-10 हज़ार रुपये लेके बैठ गए, एक खैनी से भी कम कीमत पे अपना वोट बेच दिया। अब जब नौकरी मांगने जा रहे हैं तो वहाँ पे उन्हें लाठियाँ पड़ रही हैं, तो भैया खाओ लाठियाँ। जब वोट देते टाइम तुम ये नहीं सोचते कि 10,000 5 साल चल जाएंगे क्या? मैंने पूरा हिसाब लगा के बताया था, 5 रुपये 67 पैसे पर डे का बैठता है, 5 रुपये 67 पैसे में आज खैनी की पुड़िया नहीं आती, लेकिन बिहारियों ने 10,000 रुपये का खुश हो गए, आ रहे 10,000 मिल गए, मजा आ गया। चलो अब तो बीजेपी लाओ, अब ले लो बीजेपी, बाबा जी का ठुल्लू। देखा आपने वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का हाल, नीतीश कुमार जी के बेटे का हाल देखा, उनका जिसका खुद का स्वास्थ्य खराब है, मानसिक स्वास्थ्य भी और शारीरिक स्वास्थ्य भी, उसे वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, खुद 7वीं फेल मुख्यमंत्री। ये भी कहा जा रहा है कि जो सिस्टम अभी तक क्यों नहीं सही हो पा रहा है, हर बार पेपर लीक हो जाता है, इस बार ऐसी समस्या हर बार आ रही है। करना नहीं चाहते, सिस्टम सही होने में 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं गिनती के, कोई बड़ी बात नहीं है सिस्टम को नट बोल्ट कसना सिस्टम के। इससे पहले सिस्टम मजबूत था कि अब ऊपर से डंडा आता है तो नीचे तक चलता है वो, लेकिन वो करना ही नहीं चाहते। मैंने बताया ना कि 1 साल तो ये गुजार दिया, 26 का नीट का पेपर है, अब कैंसिल हो गया मई में, अब इसके बाद दोबारा से नई कवायद होगी, नए सिरे से फॉर्म भरे जाएंगे, 3-4-5 महीने इन्हीं कामों में निकल जाएंगे, 26 पार हो जाएगा, 27 में फिर पेपर होगा, फिर कुछ ना कुछ कोई पंगा हो जाएगा, फिर पेपर कैंसिल हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो 1.5-2 साल तो वैसे ही काट गए। 1 साल की जो तनख्वाह है वो तो उन्होंने बचा ली ना, अपने सारे स्टूडेंट्स को दे देनी जो क्वालिफाई करके जाएंगे, फिर उन्हें नौकरी भी देनी पड़ेगी। नौकरी देना सरकार के बस की है नहीं, नौकरी दे तो दे कहाँ से? नीट के जो अभ्यर्थी होते हैं MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं, अब उनको कहाँ पे नए अस्पताल कितने खोले आपने जो आप उन्हें अपॉइंट करोगे? दिल्ली में कोई नया अस्पताल आपको खुलता नजर आया है कितने सालों से? केंद्र सरकार के सिर्फ दिल्ली में 2 अस्पताल हैं, एक सफदरजंग और एक उसके बाद राम मनोहर लोहिया, सिर्फ 2 अस्पताल हैं दिल्ली के जो केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, बाकी सारे जो है दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। कोई भी एक तीसरा अस्पताल आपने खुला देखा पिछले 12 सालों में दिल्ली में? जबकि दिल्ली की आबादी तब से 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। हालत वहीं के वहीं बदतर है। अब जब नया कॉलेज खोलोगे तो जाहिर सी बात है MBBS को स्टूडेंट्स को उसमें एडमिट भी करना पड़ेगा, उन्हें नौकरी भी देनी पड़ेगी। नौकरी ये सरकार दे नहीं सकती, इसे तो अपने जो विधायक खरीदने से ही फुर्सत नहीं है। सोशल मीडिया पर तो जैसे जो मेन स्ट्रीम मीडिया वहाँ तो फायदे बताए जा रहे हैं कि सोना ना खरीदो, अंजना ओम कश्यप वगैरह। अरे ये सब चमचे लोग हैं यार, इनकी क्या बात करी जाए, इनका तो यही काम है। इन्होंने तो जब किसान कानून लाए थे मोदी जी वाह किसान कानून लाए, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। 1 साल तक किसान बैठे रहे, 1 साल बाद जब पंजाब में चुनाव आने वाले थे आके मोदी जी नमूदार हुए, अरे भाई मैं अपने किसान भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ, मैं उन्हें समझा नहीं पाया इसलिए किसान कानून वापस लेता हूँ। अगले दिन से सारा दलाल मीडिया चालू हो गया, हम इनको अपनी जो है समझा नहीं पाए, और मास्टर स्ट्रोक था, मोदी जी ने बिल्कुल उनको किसानों की बातों को महत्वपूर्ण माना और किसान कानून वापस ले लिए। तमाम जगह उनका तो काम यही है। मैंने आपको पहले भी एक बार बैंगन की कहानी सुनाई थी ना कि बैंगन खाओ तो बढ़िया, ना खाओ तो बढ़िया, वही अकबर बीरबल वाली हालत है इनकी। इन्होंने तो चाटुकारिता करनी है और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने तो काफ़ी पहले 9 मार्च का उनका 7-8 या 9 मार्च का वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा था सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल मैं इसीलिए राहुल गांधी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ करता हूँ, मैं इसलिए उनको दूरदर्शी नेता मानता हूँ, क्योंकि वो समय से पहले वास्तव में समय को भाप लेते हैं। हकीकत है ये बात, उन्होंने हर चीज़ जो आज तक कही है पिछले 5-7 सालों में, आप उनकी बातों पे गौर करिए। कोविड जब आने वाला था, कोविड आने से पहले उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भैया हमारे यहाँ बहुत भयंकर पैंडेमिक आने वाला है, आप अलर्ट हो जाइए। लेकिन ये अपना हाउडी ट्रम्प करने में लगे हुए थे, मध्य प्रदेश की सरकार गिनाने में लगे हुए थे, और उसके बाद पूरे देश ने हाल देखा कि कोविड का क्या हाल हुआ। उसके बाद उन्होंने ट्रंप और इसके बारे में बातचीत करी थी कि ट्रंप हमारे को दबाव में लेने वाला। आज देख लीजिए ट्रंप ने हमारा क्या हाल कर रखा है। पाकिस्तान से उन्होंने आगाह करा था कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं, चीन हमें जो है आर्थिक घेरे में ले सकता है। आज वही सारी उनकी सारी एक बात उनकी सही हो रही है। यही बात उन्होंने 9 मार्च को कही थी, आज देखिए 14 मई है, 12 मई है आज। तो क्या सरकार ने उस समय ध्यान नहीं दिया जो बातें कही जा रही थी? नहीं देते। दरअसल सरकार हठधर्मी सरकार है, ढीठ सरकार है। सरकार को ये लगता है कि मैंने अगर LOP की बात मान ली तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी।
वो देश हित में जो भी बात कहते हैं ले दे के लास्ट एंड फाइनल उन्हें झुकना तो पड़ता ही है, मानते जरूर हैं, लेकिन ये दिखा के मानते ना जी ना। राहुल गांधी ने जो कहा था हमने नहीं मानी, हमने तो अपने हिसाब से अपने काम करा है। जैसे जातिगत जनगणना की बात अगर हम करें तो जातिगत जनगणना की मांग राहुल गांधी जी ने कितनी बार उठाई थी, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, नहीं माने। लास्ट एंड फाइनल जब देखा कि अच्छा इसके बाद भारी पड़ता जा रहा है मामला, उठा के एक दिन घोषणा कर दी जातिगत जनगणना होगी। अब जनगणना शुरू कर रही है लेकिन उसमें जातिगत जनगणना का उल्लेख नहीं करा जा रहा। अभी भी बैकफुट पे आते हैं। ये सारे लोग ये भी क्रिटिक कर रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी थी, लाल बहादुर शास्त्री थी, इन लोगों ने भी देश से अपील की थी, राजीव गांधी ने भी अपील की थी, तो केवल मोदी जी को क्यों क्रिटिक किया जा रहा है? बिल्कुल अपील करी थी, लेकिन तब के हालात और अब के हालात में फ़र्क कितना है आप ये भी तो देखिए। नेहरू जी ने अपील कब करी थी? 62 के युद्ध में, चीन से हमारा युद्ध हुआ था, हम ताजे जो है आज़ाद हुए थे। 62 में युद्ध हुआ और 47 में हम आज़ाद हुए। टाइम कितना हुआ था हमें आज़ाद हुए? 15 साल। अंग्रेज़ हमें पूरी तरह चूस कर छोड़ के गए थे, हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा था अंग्रेज़ों ने। हमारे पास बजट कितना था? कुछ भी नहीं था। 200 करोड़ का पहला बजट था हमारा, गिनती का 200 करोड़, जो आज एक छोटी मोटी फर्म की जो टर्नओवर हो जाती है। अगर आप भगीरथ प्लेस में या कहीं चले जाओ, किसी होलसेलर के पास चले, 200 करोड़ की उसकी साल की टर्नओवर है। उस वक्त हमारे वो पूरे देश का बजट था, आबादी थी उस वक्त 34 करोड़। तब उन्होंने देशवासियों से आह्वान करा था, लेकिन देशवासियों से आह्वान करने से पहले उन्होंने सबसे पहले उसको अपने ऊपर लागू करा था। उन्होंने सारी सुविधाएं जो थी सरकारी सुविधाएं सबका त्याग कर रखा था, कम से कम वो अपना काम चलाते थे। उसके बाद शास्त्री जी आते हैं। शास्त्री जी ने सबसे पहले अपने घर में उपवास रखवाना शुरू करा था, एक टाइम का खाना शुरू करा था। उसके बाद उन्होंने जनता से आह्वान करा था भाई एक टाइम का उपवास रखिए, और जनता ने उनकी बात को सिर माथे लिया था। और सोमवार का जो है स्वैच्छिक उपवास रखना लोगों ने शुरू कर दिया था। होटल ढाबे जो है सब बंद हो जाते थे और एक टाइम का खाना खाने उन्होंने बात करी थी, पूरे देश ने उस बात। लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपना त्याग करा ना, फटे हुए कुर्ते के ऊपर अपना कोट पहन के वो चले जाते थे कि कुर्ता तो अंदर है, दिखेगा क्या। आज मोदी जी का अगर काफिला आप देखें तो मैंने बताया ना, प्रत्येक इवेंट में तो उनकी ड्रेस बदली हुई होती है। 8,500 करोड़ के 2 प्लेन उन्होंने अपने लिए रिजर्व कर रखे हैं। एक प्लेन चलता है, दूसरा प्लेन स्टैंड बाई में रहता है। 15 करोड़ की गाड़ी में वो चलते हैं और उनका काफिला कम से कम 4 दर्जन से ऊपर गाड़ियों का उनका काफिला होता है। क्या ये बराबरी कर पाएंगे? अब बात आती है इंदिरा जी की। इंदिरा जी ने जब 71 के युद्ध में अपने और 65 के युद्ध में भी, 65 का युद्ध हुआ था, सबसे पहले इंदिरा जी ने आह्वान करा था, अपने घर से 674 ग्राम उनके पास सोना था, सारा का सारा ला के उन्होंने देश को दान कर दिया था जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने लिए क्या रखा? आज अगर आप गांधी फैमिली की अगर एसेट्स निकाल के देखेंगे, राहुल गांधी जी के पास अपना घर तक भी नहीं है। आज अपना घर भी है, इनके पास कुछ नहीं है, अपने सरकारी दिए हुए घर में रहते हैं। पिछली बार आपको याद होगा 2 साल पहले जब इनकी सदस्यता भी रद्द हुई थी तो क्या हुआ था? कहाँ रहे थे? वो किराए के फ्लैट पे जाके रहे थे। अगर इनके पास इतना उन्होंने अपना जोड़ रखा होता तो आज वो करोड़ों अरबों खरबों के मालिक हुआ करते, लेकिन ये सब कुछ देश के नाम में न्यौछावर कर दिया था। इंदिरा जी ने अपने सारे गहने दान कर दिए थे। उसके बाद कभी आपने इंदिरा जी को देखा कि गले में कोई सोने की चेन हो, हाथ में कोई अंगूठी हो, कानों में बुंदे हो? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल खादी की साड़ी पहनती थी और खादी के कपड़े, बस उसके अलावा कुछ नहीं था उनके पास। वही सिंपल एम्बेसडर से चलती थी। तो जो उन लोगों ने त्याग किया, जो करके दिखाया, वो मोदी जी करके दिखा पाएंगे? मतलब ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं। त्याग करते और उसके बाद देश से आह्वान करते, हम भी अप्रिशिएट करते। आप त्याग करिए ना, 10-10 लाख के सूट आप पहन के चल देते हैं, आपके कपड़े कभी रिपीट नहीं होते। कितने साल हो गए? 12 साल मोदी जी को बने हुए होगा। 12 साल में 12 या 36, कम से कम 4000 से ऊपर दिन हो चुके अब तक। 4000 से आपने हर बार नया सूट आपने पहना होगा, हर रोज, और वो भी दिन में 5-5, 6-6 बार कपड़े बदले जाते। एक इवेंट में गए कहीं और, हमेशा बदले हुए। नहीं है, वो नहीं कर सकते, कोई त्याग नहीं कर सकते। उन्होंने बीड़ा उठा रखा है कि अगर मैंने 35 साल उनके कहे अनुसार कि भीख मांग के खाई है तो मैं पूरे देश को भिखमंगा बना दूंगा, मैं पूरे देश को भिखारी बना दूंगा, ताकि मुझे इस बारे में शर्म ना महसूस हो। अगर कोई कहे कि आपने तो 35 साल भीख मांगी कि देखो आज मेरा देश भी तो भीख मांग रहा है, अगर मैंने मांग ली तो क्या कर दिया? तो क्या इसकी वजह से लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा? जिस तरीके से महात्मा गांधी ने भी, जो वो पहले वो भी सूट वगैरह पहना करते थे, वकील थे, लेकिन उन्होंने देश की हालत देखी और फिर साड़ी जो आधी धोती पहनने लगे। बिल्कुल, जो उन्होंने त्याग करा, तभी आज महात्मा गांधी का नाम पूरे विश्व में आदर के साथ लिया जाता है। आज इन भाजपा वालों को कितनी भी आलोचना कर लेंगे, जाना गांधी जी की शरण में ही पड़ता है, क्योंकि उनकी कथनी करनी में कहीं कोई फर्क नहीं था, कोई भी फर्क नहीं था उनकी कथनी करनी में। वो तो ब्रिटेन गए जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने, वो तब भी इतनी भयंकर ठंड में गए थे, उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी। और वहाँ पे चर्चिल जो था वो देख के हैरान हो गया कि ये व्यक्ति कैसे आ गया। वो सारे सूटेड बूटेड बैठे हुए थे, 3-3 3 पीस सूट पहन के, ओवरकोट डाल के, मफलर डाल के, टोपी डाल के, उनको सबको जाके गांधी जी ने शर्मिंदा कर दिया था। उनकी हालत ख़राब हो गई थी कि यार ये व्यक्ति क्या है, ये भी हाड़वास का बना व्यक्ति है क्या, जो सिर्फ इतनी भयंकर ठंड में और आज हमारे सामने सिर्फ एक धोती में आ गया है। उनकी जो अंग्रेज थे ना, हमारे देश में अंग्रेजों के जीतने का सबसे बड़ा राज पता है आपको क्या है? अंग्रेज जो होते थे हमेशा
सूटेड बूटेड रहते थे, बढ़िया शानदार कपड़े पहने हुए, बढ़िया शानदार जूते, बढ़िया गाड़ियों में चलना, तो आदमी वैसे ही इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाता था। उसमें आ जाता था कि भाई यार ये तो यार बड़े दमदार आदमी है यार, हम तो इनके आगे क्या हैं। और आदमियों के हमारे भारत में क्या था, गरीबी थी, नंगाई थी, एक धोती मिल रही है, एक धोती नहीं मिल रही है। और ये गांधी जी का धोती पहनने का वाक़या आपको पता है, बिहार में जब वो गए थे महिलाएं बहुत कम थी उनकी सभा में। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, इस गाँव में महिलाएं क्यों नहीं आ रही, कि हमारा गांधी जी के इसमें ऐसा है कि यहाँ पे महिलाओं के पास सिर्फ एक धोती है, अगर एक महिला वो धोती पहन के बाहर निकल आती है तो दूसरी महिला घर में बंद होकर रहती है। तब उसके बाद से उन्होंने सारे कपड़े त्याग के उन्होंने कहा मैं सिर्फ आधी धोती पहनूंगा, घुटनों से ऊपर, एक ही धोती को ऊपर लपेटते थे और उसी से अपना तन ढकते थे। तो उनके बस से था, उनके चरणों की धूल के बराबर पहुंचना इन लोगों के बस की नहीं है भाई। ये सिर्फ ये तुलना कर सकते हैं, उनकी लकीर छोटी कर सकते हैं, और इसके अलावा इनके बस की कुछ नहीं। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव खत्म हो गए, अब संकट शुरू हुआ है। संकट पहले भी था, संकट इनके बस की नहीं है। और दूसरी तरफ बरगलाने का काम कितनी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो मोदी जी के मंत्रिमंडल में एक बड़ी आपको खासियत देखने को, जिस मंत्री को जिससे कंसर्न जो बयान देना होता है वो मंत्री वो बयान कभी नहीं देता। अब मोदी जी ने कहा जी पेट्रोल डीजल की बचत करो, उसके बाद राजनाथ सिंह जो हैं, जो कि हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि नहीं देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। और भैया पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहाँ है, उनका बयान आना चाहिए कि रक्षा मंत्री बयान देंगे इस बारे में। कोई भी कहीं से भी उठा के कुछ बयान दे देता है। मोदी जी कह रहे हैं पेट्रोल डीजल बचाओ, राजनाथ सिंह कह रहे हैं हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं, चिंता मत करो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बात किसकी सही माने, एक दूसरे के क्रॉस करते रहते हैं और खुद भाषण दे के अब 15 मई को जो है उड़ जाएंगे विदेश। आप विदेश यात्रा मत करो, लेकिन जाऊँगा तो सिर्फ मैं ही जाऊँगा। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव नतीजे आए उसके बाद अब जब सारी चीज़ें हो गई हैं तो वहाँ के कई सारे जो चुनाव अधिकारी थे उन्हें अच्छे पद दे दिए गए। 2 चुनाव अधिकारी थे जो पूर्व उसमें पहले से चुनाव अधिकारी रह चुके हैं, उनको SIR के दौरान भी उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। एक को चीफ सेक्रेटरी बना दिया गया है, एक को कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया है। उन्हें दोनों को जो है उनका पूरा प्रतिफल दे दिया गया है, जो उन्होंने पूरी मेहनत करी। SIR के बहाने जो तमाम वोट काटे गए और SIR के बाद 27 लाख वोटर्स को वोट देने से वंचित करा गया, उनकी जो कवायद काम आई और बीजेपी आज वहाँ सरकार बनाने में काम आई, तो जाहिर सी बात है उन्हें मलाई तो मिलनी थी। अभी ज्ञानेश कुमार जी को भी मलाई और मिलेगी और उसके बाद जो उन दोनों को तो मिल ही गई, बाकी और देखो किस किस को मिलती है। और आज सबसे बड़ी बात ये देखी कि इन्हीं शुभेंदु अधिकारी के लिए जब आपने बंगाल की बात छेड़ ही दी है तो 2016 में मोदी जी ने क्या कहा था, अरे भैया कैमरे पे रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, लाओ मैं तुम्हारा काम करा दूंगा, इस जेब में भी रख लेते उस जेब में भी रखते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कोई भ्रष्टाचारी मेरा ताप सहन नहीं कर सकता, और उसके बाद उसी भ्रष्टाचारी को आज मुख्यमंत्री पद का दावेरा बना दिया, मुख्यमंत्री पद दे दिया। कितनी शानदार केमिस्ट्री है ना। उधर से वो पकड़े गए, ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था शुभेंदु अधिकारी। उसके बाद उसने TMC छोड़ दी थी, बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज वो केस कहाँ है नारदा सिंह का, कहीं कोई नहीं जानता, क्या उसकी फाइल में है, क्या होना है क्या नहीं होने वाला, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन आज वो आराम से बैठा हुआ अपना मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित हो गया है।